गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर पे रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है रेस्पायरेशन करके, ठीक है, जो हम लोग रिवाइज कर रहे हैं उसमें। तो इसे हम अभी थोड़ी देर में बताते हैं आपको, और इससे पहले कुछ अलग से इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहते हैं। वो ये है, यूजुअली हम लोग जो है वीडियोस कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियोस आपकी अभी कोई नंबर नहीं डालेंगे, लाइक 1 to 6, ये अब हमारी 6th वीडियो है। तो पहले हम लोग ने क्या किया कि चैप्टर का हमने फंडामेंटल किया है, ठीक है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, ओके। हमने पूरा चैप्टर का फाउंडेशन देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपको हम प्रोवाइड करेंगे नोट्स, ठीक है। यानी कि हमने सारा फंडामेंटल देखने के बाद प्लस रिवीजन के साथ हम लोग क्या करेंगे, नोट्स देखेंगे। नोट्स के साथ बेटा आपको मिलने वाला है कुछ आपको एनिमेटेड वीडियोस हम देंगे, ठीक है। एनिमेटेड वीडियोस हैं, आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आप क्या करोगे, जैसे बेटा आप लोग इससे पहले स्मार्ट क्लासेस करते थे ना। स्मार्ट क्लासेस में होता था कि आपको वीडियोस ही दिखाई जाते थे, पूरा फंक्शनल व्यू रहता है उसका, जिससे कि आप पूरा प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मैं हाईली बोलूँगी आपको कि आप उसका ऑडियो नहीं सुनेंगे, ठीक है। विदाउट ऑडियो आप सिर्फ उसको देखिए कि कैसे प्रोसेस हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो हमने आपको पढ़ाई है, ठीक है। तो यानी आपको रिविजन, नोट्स, फिर मिलेगा आपको GIF, और कहते हैं हम उसको एनिमेशन कहेंगे। इसके बाद बेटा कुछ क्लासेस होंगी जिसे हम स्ट्राइक क्लासेस कहेंगे। स्ट्राइक क्लासेस में क्या होगा, अगर कोई टॉपिक NCERT में रह गया है हम उसको कवर करेंगे। अगर ये फील होता है कि NCERT से ऊपर भी कुछ रिलेवेंट है जो बता सकते हैं आपको इस स्टैंडर्ड में, तो वो बताया जाएगा, ठीक है। और बाकी आपके डाउट्स वगैरह जो भी आप पूछोगे, हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे आपको। अभी कुछ ऑप्शनल क्वेश्चंस जो है हम होमवर्क दे देंगे, उसे आप करके आएंगे, और जो है नेक्स्ट डे और इधर हम लोग वीडियो के थ्रू जैसा भी होगा उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आंसर टिक नहीं करना है, हमको समझना है कि करेक्ट वन यही क्यों है, ठीक है ना। जब आपको 4 ऑप्शन मिलता है तो आपको ये समझना होता है कि इसमें से जो बेस्ट वन है वो बेस्ट क्यों है। या तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तब तो आप उसे बेस्ट लगा पाओगे, अदरवाइज अगर आपको नहीं आता तो एलिमिनेशन प्रोसेस से भी हम उसको करेक्ट लगा सकते हैं। और इस बार से क्या होता है कि आपको आई थिंक मुझे लगता है 10 क्वेश्चंस और 15 क्वेश्चंस जो भी है, एक रेंज है, उतना आपको ऑप्शनल मिलने वाला है, ठीक है। आपको जो CBSE के साइड से मिलेगा। और तो ठीक है, आपको हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी। दूसरी बात, अगर किसी क्लास में वीडियो का सीरीज़ गलत हो जाता है ना, ये मुझे देखने को मिला कि एक सेक्शन को जो है वो वीडियो नंबर 1 मिला नहीं, किसी को वीडियो नंबर 3 नहीं मिला था। तो कुछ बच्चों ने तो मुझे कहा कि नहीं मिला है, तो हमने उनको प्रोवाइड करा दिया। लेकिन बेटा अपने से थोड़ा सा ध्यान रखो, नंबर डालने में मेरे से कोई गलती नहीं होती है। 1 2 3 4 ऐसा सीक्वेंस ही चलता है, ठीक है ना, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होती। ये हो सकता है कि किसी क्लास को एक वीडियो मिस हो जाए, दूसरा वीडियो चला जाए, तो इस ऐसी चीज़ों में, ऐसी सिचुएशन में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है। आपको देखना है कि आपको वन के बाद तो आपको 2 मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं चाहिए आपको पहली क्लास में 2 वीडियो मिल जाए आपको, है ना, नंबर 2 वीडियो मिल जाए, नहीं। एक फर्स्ट सीरीज से स्टार्ट होना चाहिए ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे सीक्वेंस होना चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि बेटा मेरे पास 8 सेक्शंस हैं, 10th के मेरे पास 8 सेक्शंस हैं, और सब पर हर एक सेक्शन में एक सीक्वेंस में क्लासेस नहीं चल रही हैं। तो एक दिन पहले किसको क्या दिया है, क्योंकि हमें नोट्स देना होता है। कभी कभी हम कुछ बच्चे जो है जैसे वीडियो हम बनाते हैं तो उसका इमेज मांगते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती है, तो मैं भूल जाती हूँ, ठीक है ना। तो इतना सा बस आप काम करिए। अभी वर्चुअल क्लास होती तो हम पूछ लेते बेटा कहाँ पढ़ा रहे थे, अलग बात है, बट अभी यहाँ पे नहीं हो पाता है। तो अगर ऐसा कुछ भी रहता है तो आप हमें इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अब कल आपको, मुझे लगता है कि कल इन द सेंस कि आज जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे तब आपको कुछ एनिमेटेड वीडियोस हम देंगे। उसका आपको वीडियो ही सिर्फ आपको ध्यान रखना है, ऑडियो पे बिल्कुल फोकस नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वीडियो में देखिए कि किस तरीके से प्रोसेस हो रही है, ठीक है ना। चलो, और रेस्पायरेशन सोचा था मैं ऐसे पेपर पे बता दूंगी आपको, बट ऐसा कोई खास ज़रूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ, और हम इसी में समझ सकते हैं। मैं आपको भी समझा दूंगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर हम लोग बाद में डील कर लेंगे, ओके। नोट्स का फॉर्मेट है, फॉर्मेट ये होता है कि जब भी मैं आपको उसको दूंगी तो आपको इसमें देखना क्या है, आपको देखना है पेज नंबर,
ठीक है। हर पेज पे पेज नंबर मेंशन होगा, आपको पेज नंबर मेंशन करना है, एज इट इज लिखना है। और कहीं कहीं पर देखो बेटा, यहाँ तो सब सीक्वेंस में चल रहा है, यहाँ पर अभी कोई ऐसा इशू नहीं है। देखो जहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे तो डायग्राम खुद ही बना दिया है, ठीक है। अब जैसे तो पेज नंबर 2, लेट मी शो यू, पेज नंबर 2, ओके, पेज नंबर 3। और बेटा एक चीज़ और, हम आपको कुछ जो है डिफरेंसेस भी देंगे, ठीक है ना, मतलब कि किसी दो टॉपिक के बीच में डिफरेंस करना टैबुलर फॉर्म में, तो ठीक है, वो भी आप एकदम अलग से बना लेंगे। एनसीईआरटी क्वेश्चंस के आंसर्स भी प्रोवाइड करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। और हाँ बेटा, ये जो हमने स्ट्राइक वीडियोस की बात करी है, इसमें जो है हम एक्सपेरिमेंट्स भी लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करवाए हुए हैं, तो वो हम एक्सपेरिमेंट्स भी करवाना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको एक ओवरव्यू दे देंगे, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने को ऐसा कुछ नहीं आता, लेकिन क्या आता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका माइंड एकदम ओपन होना चाहिए कि मुझसे अगर कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो भी मैं उसे बता पाऊँ, ठीक है बेटा। ओके, तो यहाँ पर हो गया। इसके बाद देखो, जैसे हम लोग बोलो जाए, यहाँ पर देखो पेज नंबर 4 पे यहाँ पे अमीबा का डायग्राम नहीं बनाया हुआ है ना, अमीबा का न्यूट्रिशन का डायग्राम नहीं बनाया। यहाँ पे लिखा मैंने डायग्राम ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो यानी कि यहाँ पे डायग्राम होना चाहिए, ठीक है। आप लोग को मैंने लिस्ट पहले से प्रोवाइड कर रखी है, अगर आप उसकी रोज प्रैक्टिस करते हैं तब तो कोई बात नहीं, या उसका मैक्सिमम टाइम आप प्रैक्टिस करते हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको नहीं याद रहता तो आप देख लीजिए कि जहाँ अमीबा है, जहाँ इसका न्यूट्रिशन है, वो डायग्राम यहीं पर लगेगा, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पर है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग, इट मीन्स कि यहाँ पर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग में जो एलिमेंट्री कनाल वाला जो ह्यूमन बींग का डायग्राम है वो यहाँ लगेगा, है ना। इस टॉपिक के स्टार्ट होने पर बीच में आप कहीं लगा दीजिए। इसमें बेटा ये मैंने इस तरह से बताया हुआ है आपको कि माउथ में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, टीथ क्या फंक्शन कर रहा है, टंग क्या फंक्शन कर रहा है, सलाइवरी ग्लैंड्स क्या फंक्शन कर रहा है, ये इस तरह से सामने है, ताकि आपको पता रहे कि ये स्टेप्स हैं। माउथ से खाना, फिर माउथ में टीथ, फिर टीथ में टंग, ये सब चीज, सॉरी टीथ में टंग इन द सेंस कि माउथ में ही ये सारे पार्ट, है ना, कि आप उसका क्या क्या रोल है, ये सारे क्या क्या फंक्शन करते हैं। फिर आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स मिलेंगे, फिर एसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। देयर शुड बी ए एरो लाइक दिस, कि स्टमक के बाद से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है खाना, ठीक है, और वहां से आने के बाद कहाँ जाएगा, अब तो लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर है। ये हमने एरो ऐसे लगाया लार्ज इंटेस्टाइन के लिए। ये सारा अभी तक पूरा किसका काम चल रहा है, ये सारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम चल रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन का काम चल रहा है। यहाँ से बेटा रेस्पायरेशन हम लोग को यहाँ से पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। चलो यहाँ से देखते हैं। रेस्पायरेशन में बेटा 2 प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, 2 प्रोसेस। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, हम ऐसे ही बता देंगे तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रेस्पायरेशन बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या देखना होता है, इसमें आपको सिर्फ पाथवे ज्यादा अच्छे से लर्न करने होंगे, ये आपका कंसेप्चुअल है। इसमें 2 प्रोसेस है, एक है गैसियस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करना। कौन सी गैसेस, O2 और CO2, है ना, ये लेते हो ना, तो इसको क्या करना होता है, इसमें बेटा क्या होता है, सिर्फ आपको क्या करना है, गैसियस एक्सचेंज करना है। जब भी देखो कोई भी चीज हम एक्सचेंज करेंगे, यानी तुम मुझे दो और मैं तुम्हें दूं, ऐसे ही होता है ना। तो जब हम बोल रहे हैं गैस, यानी कि गैस को एक्सचेंज करना, मैं तुम्हें दूं और तुम मुझे दो, ठीक है ना। ओके, सिंपल, बहुत सिंपल। हमें पता है कि हम O2 कहाँ से लेते हैं, O2 हम एटमॉस्फेयर से लेते हैं, है ना, या कहते हैं हम, ठीक है। और आपको फिर रिलीज का करना होता है, अपनी बॉडी में से निकाल के CO2 रिलीज करना होता है, इसी को हम ब्रीदिंग कहते हैं, है ना। जो आपका इनहेलिंग प्रोसेस है, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 इज इक्वल टू ब्रीदिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग। क्लियर हो गया। रेस्पायरेशन में सेकेंड प्रोसेस, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड। अब देखो ये ब्रेक डाउन क्यों हो रहा है, ब्रेक डाउन ही तो होना है ताकि इसको और सिंपलर वन में तोड़ करके हम क्या लें, एनर्जी। आपकी फर्स्ट डेफिनेशन थी न्यूट्रिशन की, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट टू गेट एनर्जी। एनर्जी वाला पार्ट रेस्पायरेशन का है, ठीक है। रेस्पायरेशन आपको एनर्जी दिलाएगा, और अभी आप समझेंगे कि ये एनर्जी बिना O2 के नहीं आ सकती, इसीलिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, गैसियस एक्सचेंज है। तब जब तक आप O2 ला के देंगे नहीं, तब तक ये ब्रेक डाउन होगा नहीं, जिसे हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं। यानी सेलुलर रेस्पायरेशन में O2 की जरूरत है, जो आप ब्रीदिंग से ला के देंगे। क्लियर है बेटा, ये होगा आपका रेस्पायरेशन। डन, आगे चलते हैं। आगे ये पाथवे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इसमें दो ही पहले प्रोसेस याद, देखो मैं आपको बताती हूँ कैसे याद करना है। एक एरोबिक और एक एनारोबिक। एरोबिक मतलब एयर, एनारोबिक नो, एन हो गया ना, एन आ गया नहीं, यानी इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक में प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। 2 प्रोसेस है, सिर्फ 2, ठीक है। चलो पहला एरोबिक, एरो यानी इसमें एयर है, ठीक है। तो आपने फूड क्या खाया था, खाना खाया था ना। देखो बेटा, मैक्सिमम एनर्जी आपको ना कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ठीक है। आपको ये फर्स्ट प्रोडक्ट होता है जो आपको तोड़ के दिया जाता है, लेकिन आपको अगर आपको फास्टेस्ट एनर्जी चाहिए, यानी जल्दी एनर्जी चाहिए, तो वो आपको कहाँ से मिलेगी, वो आपको फैट से मिलेगी,
और अगेन ग्लूकोज का कंपाउंड एक शुगर उससे मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इन दोनों चीज़ों से आपको, एक आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया और एक फैट हो गया, यहीं से आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें हैं। तो ग्लूकोज में आता है, ग्लूकोज से ज़्यादा एनर्जी मिलती है और फैट से जल्दी एनर्जी मिलती है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो हमको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ओके, तो हमने क्या किया, ग्लूकोज आपने खाना खाया हुआ था तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन हो गया, किसमें टूटा, ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज के बाद वो कहाँ गया, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ग्लूकोज जिस प्रोसेस से पायरुवेट बनता है उस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस। मैं आपको यहाँ अलग लिख के दिखा देती हूँ, बिल्कुल मुझे लगता नहीं है इसकी जरूरत है आपको। ग्लाइकोलिसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन और ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, ठीक है ना। चलो क्या बनेगा, पायरुवेट। बेटा इतना प्रोसेस सब में सेम है, सब में सेम है। आप एरोबिक रेस्पायरेशन देखिए ह्यूमन बीइंग में, एनारोबिक रेस्पायरेशन देखिए आप ईस्ट में, एनारोबिक रेस्पायरेशन आप ह्यूमन बीइंग के मसल्स में देखिए, ये सब में इतना प्रोसेस बिल्कुल सेम है। इतना देखो सब कुछ सेम है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, पायरुवेट बनेगा इन साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पायरेशन में ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा इन साइटोप्लाज्म में। एनारोबिक में रेस्पायरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा कहाँ पे, मसल्स में, तब भी ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होगा। इसके बाद की कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रखो कि आपको सब जगह से एनर्जी चाहिए, बहुत सिंपल, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग, जैसे हम लोग, नॉर्मल प्रोसेस हमारा क्या है। अब क्या होता है कि पायरुवेट अगेन ब्रेक डाउन हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। और अभी मैंने आपको कहा कि जब आप O2 लिए थे तो आपकी बॉडीज में जब रेस्पायरेशन होगा तो कुछ चीजें बाहर वेस्ट प्रोडक्ट की तरह निकलेगी, CO2 निकलेगा, ठीक है। CO2 के साथ क्या निकलेगा, थोड़ा वाटर निकलेगा। और आपने पूरा तामझाम फैलाया किस लिए था, रेस्पायरेशन था किस लिए, ATP के लिए, आपको एनर्जी मिल गई, क्लियर, बस काम खत्म। यहाँ पे प्रोसेस बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है, ये ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ईस्ट में देखो, ईस्ट में क्या होता है, यहाँ तक सब सेम है, आगे देखो, ईस्ट में आपको एल्कोहल निकलता है, ठीक है ना। एल्कोहल यानी कि इथेनॉल, जो ओल ग्रुप होता है ना, जो ओल ग्रुप होता है एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है, यानी इथेनॉल और CO2, इसमें भी CO2। अच्छा देखो CO2 में कैसे याद रखूं बेटा, याद होगा अगर ईस्ट को हम, ये जो आपका ब्रीवर ईस्ट है, यानी कि इसको ब्रीवर ईस्ट भी बोलते हैं, ये जो ईस्ट है इसको आप देखो, कभी ब्रेड बनता है उसमें रखता है, या केक बनाइए उसमें डाला जाता है, तो आप देखिए थोड़ा फ्लफी हो जाता है। या मैं बताती हूँ, आप छोले भटूरे खाते हैं, भटूरे में क्या होता है, ईस्ट डाल देते हैं, फिर वो एकदम फ्लफी हो जाता है, देखा है, थोड़ा फूल जाता है, ठीक है। और देखो थोड़ा खट्टा खट्टा भी लगता है, देखा कभी, हल्का सा खट्टा पाना जाता है, वो इथेनॉल की वजह से आता है, यानी ऐसे जो आपका एल्कोहल फॉर्म होता है, ठीक है। तो यानी आपका क्या होगा, CO2 निकाला आपने, तो यहाँ पे भी CO2 यहाँ पे भी CO2। और नहीं याद होता तो यहाँ पे ऐसे कर लो, ईस्ट जब भी आप डालते हो तो जो आप हमेशा देखो कि जिसकी वजह से आटा फूल जाता है तो वो हमेशा होता है CO2, ठीक है ना। ओके, ऑक्सीजन की तो वैसे भी कमी है ना, तो ऑक्सीजन तो नहीं हो सकता, यानी कि CO2 होगा। और मैंने बोला एल्कोहल निकली यानी इथेनॉल, और आपने पूरा आगे तामझाम क्यों फैलाया, ATP के लिए, ATP हो गया, क्लियर बेटा। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर भी सेम। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, जो एनारोबिक है यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है आपका किसमें होता है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर इन्वॉल्व होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है ना, सेम टू सेम, साइटोप्लाज्म। क्यों, क्योंकि ये यूनिसेलुलर फंजाई है, यूनिसेल, एक ही तो सेल है, ठीक है ना, उसमें एक ही सेल है और उसके सारे प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में जाके नहीं होते, इसमें साइटोप्लाज्म में होते हैं। चलो आगे चलते हैं, एनारोबिक रेस्पायरेशन। बेटा ये रिविजन है, इस वजह से इस तरीके से कराया जा रहा है, ठीक है ना। और अदरवाइज जो है, मैं आप जानती हो कि मैं फ्रेश पेपर पे वीडियो बनाती हूँ, ओके। तो समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ बस एक रिविजन ही तो है। एनारोबिक में मसल्स में होता है, देखो बेटा ये होता कब है, आपने देखा होगा, आप लोग बहुत सारी एक्सरसाइज करते रहते हो, है ना। कभी कभी आप बहुत सारा एक्सरसाइज अगर आपको करनी पड़ जाए तो आप थक जाते हो, और थक भी जाते हो, थक इसलिए गए क्योंकि आपकी बॉडी को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिली, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपके पैरों में दर्द हो जाती है, ये जो दर्द होता है ये लैक्टिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है ना। आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाती है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, आपको पेन हो जाता है, क्रैम्प्स होते हैं, ओके। तो यहाँ से देखो, पायरुवेट तक सब सेम था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा ये लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि एनारोबिक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ओके। फिर यहाँ पे क्या होगा, लैक्टिक एसिड बना और ATP मतलब कि एनर्जी, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड की वजह से आपके मसल्स में हो रहा था पेन, और ATP एनर्जी तो चाहिए, इसी एनर्जी से तो आप दौड़ पा रहे थे जल्दी जल्दी, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपको इतने क्रैम्प्स हो गए, ओके। नेक्स्ट वन इज एरोबिक और एनारोबिक, अभी करके आए हैं, तो हमको इसको लिखने में क्या दिक्कत है, बिल्कुल नहीं। एरोबिक मतलब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी आपकी एरोबिक रेस्पायरेशन इज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। एरोबिक
जितनी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एनारोबिक साइटोप्लाज्म में होती है। फिर है एंड प्रोडक्ट। एंड प्रोडक्ट बेटा अगर आपको ये सब याद है तो आप लिख सकते हो, इसका एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होता है। यही तो एक एरोबिक है। और इधर क्या हो जाता है, यहाँ पे या तो अल्कोहल बन सकती है, अल्कोहल लाइक इथेनॉल, और या तो बन सकता है क्या, लैक्टिक एसिड। क्लियर है। और एक चीज बात बेटा, जितना भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो ही आपको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलेगी। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पर जब आप दौड़ पाए थे तो एनर्जी आपको मिली थी, लेकिन आप इतनी ज्यादा तो नहीं मिली थी, तभी तो थक गए थे आप, है ना। प्रॉपर मिली होती तो आप थकते नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लेस एनर्जी रिलीज होती है और यहाँ पर भी लेस एनर्जी रिलीज होती है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कम एनर्जी रिलीज करता है। सो हियर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, anaerobic respiration more amount of energy is released। क्लियर बेटा। इसके बाद एक टॉपिक और, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये आपको मैंने डायग्राम बना के दिया हुआ है, ठीक है ना। इसमें बेटा ध्यान देने वाली बात यह है कि आप देखो जहां से लंग्स स्टार्ट हुए थे, देखो ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के आने के बाद ऐसे बाइफर्केट हो गया था, फिर क्या था, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वेलाई। ब्लड कैपिलरीज नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है बेटा। डायग्राम जाके देखिएगा, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इतना सेक्शन इसलिए ऐसा बनाया गया है कि ये लंग्स का पार्ट है, ये लंग्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये कंडक्टिंग पार्ट होता है, ठीक है, चीजों का कंडक्शन करता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे डायग्राम के बिना तो ये आप पूरा पाथवे गलत करके आएंगे। जो मैंने आपको बनाया हुआ है, लेबल करके बताया हुआ है, उसको ढंग से याद करिएगा। मैकेनिज्म मतलब अगर आप ब्रीदिंग जो कर रहे थे तो कैसे कर रहे थे, ये बोल रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग मतलब क्या होता है, इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो मैकेनिज्म पूछ रहे हैं तो कैसे किया आपने, ठीक है। कह रहे हैं इनहेलेशन बताओ और एक्सहेलेशन बताओ। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, जब आप इनहेल करते हैं, ठीक है ना, तो आपकी जो थोरैकिक कैविटी है या कहते हैं जो चेस्ट है वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। अपने से इमेजिन करो, जब आप सांस अंदर ले रहे हो यानी इनहेल कर रहे हो तो आप देखो कि आपकी चेस्ट कैविटी बाहर की तरफ आती है। क्लियर। एक्सहेल, जब सांस छोड़ते हो तो आपकी थोरैकिक कैविटी या कहते हैं चेस्ट कैविटी वो क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। क्लियर। ओके नेक्स्ट, लंग्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है, उसके ऊपर रिब्स हैं, ठीक है ना। जब आप सांस लेते हो, जब आप इनहेल करते हो तो रिब्स ऊपर की तरफ जाती हैं, ये आप अपने आप से खुद को फील भी कर सकते हो। और जब एक्सहेल कर देते हैं तो रिब्स नीचे आ जाती हैं, ठीक है। ये दो टॉपिक समझ में आ गए। नेक्स्ट, डायफ्राम था ना, लंग्स के नीचे डायफ्राम था। अब बेटा देखो, जब आपको इनहेल करना होता है, जब आपको कोई चीज भरनी होती है, तो अगर आपको पता है बहुत अच्छे से, ये रहा, ये आपका ये लंग्स था और ये रहा, देखो अगर इसमें हमें कुछ डालना है यानी इसमें हमें कुछ इनपुट करना है तो इसको सीधा होना हो जाएगा, यानी जब सीधा हो जाएगा तो लंग अपना ये लंग जो आपका लंग है वो क्या कर पाएगा, अपने आप को एक्सपैंड कर पाएगा। और अभी हमने यही तो बोला चेस्ट कैविटी एक्सपैंड करती है, तो देखो एक्सपैंड कर लिया क्योंकि ये अपना सीधा हो गया, ठीक है। और जब आप क्या करोगे, इसमें से एयर बाहर चली जाएगी तो अगेन ऐसी पोजीशन में आ जाएगा, डोम शेप स्ट्रक्चर में आ जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। चल वही कह रहे हैं, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट इन शेप जब आप इनहेल करोगे और डोम शेप हो जाएगा जब वो आप एक्सहेल कर दोगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीजेस एंड एयर एंटर्स द लंग्स। यही हुआ आपका जो, ये देखो मैंने आपको यही बताया कि आपका लंग का जो साइज था वो क्या हो गया, जो एरिया था वो क्या हो गया, वो आपका एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया। अभी तक कितना था ना, ये आपका एक्सपैंड हो गया, बढ़ गया, तो इसमें आप एयर ला सकते हैं। और इधर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीजेस एंड एयर एग्जिट्स फ्रॉम दी लंग्स। क्लियर हो गया। चल, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम लोग या जो भी टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे रहता है। और जो एक्वेटिक होता है वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, क्योंकि वो कहाँ रह रहा है, पानी में रह रहा है, तो पानी में आपको कैसे मिलेगी, वाटर में आपको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है ना। इसके बाद रेस्पिरेशन प्लांट्स में, हम जो हमारे जैसा रेस्पिरेशन आपका प्लांट्स नहीं करता है, वो उसका बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। तो जैसे क्या करेगा, उसके पास है ही क्या, स्टोमेटा से रेस्पायर किया, है ना। अगेन यहाँ से आपका CO2 निकाल सकता है यानी गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है ना। उसको क्या करना है, गैसेस एक्सचेंज करना है, रेस्पिरेशन के नाम पे गैसेस एक्सचेंज करना है। तो स्टोमेटा से आपका गैस रिलीज कर दिया। लेंटिसेल्स होते हैं स्टेम्स में, ठीक है ना। लेंटिसेल्स बेटा ऐसी ओपनिंग्स होती हैं, ये कुछ ऐसे करके ओपनिंग्स होती हैं, इसमें तो ओपनिंग दिखाई नहीं दिया, ऐसी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होती है, ये स्टेम्स में प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। और दूसरा है रूट्स।
रूट्स के थ्रू भी वो गैशियस एक्सचेंज कर सकता है। इसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन, और यहाँ से हमने आपको वीडियो प्रॉपर प्रोवाइड कराई हुई है, तो यहाँ से हम कोई रिविजन नहीं देने वाले हैं। तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से जब आप नोट्स कर रहे होंगे उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। देखो बेटा, जल्दी जल्दी में लिखा गया है नोट्स, राइटिंग कहीं बिगड़ गई होगी या कहीं स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाए तो आप ज़रा सा सही सलामत स्पेलिंग लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे। वापस से देखते हैं कहीं पर आपको कुछ बताना है क्या। यहाँ पे हमने सब कुछ समझाया हुआ है आपको, ओके। यहाँ पर भी इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, इसमें आपको बताना था, इसका कुछ पार्ट ना बेटा लास्ट पेज में है, ठीक है। तो आपको जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप क्या करिएगा कि जब आप नोट्स लिखेंगे बाकायदा, तो क्या करेंगे, इस आपका फोटोसिंथेसिस का जो पार्ट है इसका कुछ सेक्शन लास्ट पेज पर है, तो क्या करेंगे, जब कॉपी पे नोट करेंगे तो इसके नीचे ही लिख लेंगे, वो सेक्शन भी यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। मेरी तरह इस कॉपी मतलब इस नोट्स में पीछे क्या हुआ, तो आप लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे, आप लोग एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको रिमाइंड करा दे रही हूँ, ये लास्ट पेज पर है इसका, ठीक है। इसका नेक्स्ट वीडियो यहाँ से, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो इस नोट्स के लास्ट पेज पर है, ओके। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे देखो बहुत अच्छा आपका ये देखो गार्ड सेल्स है, इसमें क्लोरोप्लास्ट है। ये डायग्राम आप पहले याद कर लो, इसके बाद देखिए ये फंडामेंटल है, ठीक है। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे वो थोड़ा हायर लेवल होगा, तो उसके लिए आपको इतना फाउंडेशन आपका क्लियर होना ज़रूरी है, क्लियर है। बाकी सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ यहाँ तक हमने आपको बताया, न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन बीइंग क्लियर है। इसके बाद है रेस्पिरेशन हमने अभी डिस्कस कर लिया है, कोई इशू नहीं है। कुछ होगा प्रॉब्लम तो मुझे बताना। ट्रांसपोर्टेशन डबल सर्कुलेशन, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, डायग्राम ऑफ डबल सर्कुलेशन ऐड, है ना। यहाँ पे आप चाहो तो डबल सर्कुलेशन वाला जो मैंने आपको वीडियो में दिया हुआ था डायग्राम, उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, क्लियर है बेटा। इसके बाद जो है यहाँ पे फ्लो, क्योंकि आता है एग्जाम में, पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या होता है, ठीक है। फिर ब्लड, बेटा हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको रेगुलरली आपको सारे वीडियोस अटेंड करने हैं, या जो आपको इमेजेस दी जाएंगी एकदम अटेंड करना। फिर मत बोलना कि ये नहीं कराया गया वो नहीं कराया गया, यहाँ पर इतने क्वेश्चंस करा दूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है ना। घर बैठे हो आराम से करो, लिम्फ एवरीडे नहीं पढ़ोगे तो फिर मुझे कंप्लेन मत करना कि मेरे को बहुत सारा काम मिलता है। मैं आपको इस हिसाब से काम देती हूँ कि आप कर पाओ, ठीक है। और सुन लो, आज जो आपको वो मिलेगा होमवर्क मिलेगा, उसमें ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन है, और ये नोट्स करने के लिए और वो होमवर्क करने के लिए, और आपको कुछ ऑप्शनल आपको करने हैं, ठीक है ना। बाकी जो आपको क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन दूंगी, इंटेक्स क्वेश्चन दूंगी, उसको आप आराम से करते रहिए, कोई इशू नहीं है। नोट्स भी आप आराम से करते रहिए। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो रहेंगे जो मैं आपको होमवर्क दूंगी, 35 ऑप्शनल क्वेश्चंस, ठीक है ना। एक हफ्ते का टाइम आपके पास है, आप आराम से एक दिन में 10 क्वेश्चन करेंगे, तब भी आप एक हफ्ते से पहले उसको कंप्लीट कर लेंगे। इधर ब्लड वेसल्स, इधर हो गया दोनों चीज। ट्रांसपोर्टेशन नोट्स वाला काम मैं आपको अभी बोल रही हूँ, आप टाइम ले सकते हैं, आराम से करो, धीरे धीरे करो, लेकिन कंप्लीट कर लेना जल्दी से। मैं आपको 2 हफ्ते ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमको साथ साथ चलानी है। अब मैं नोट्स के बारे में बात नहीं करूंगी कि मुझे नोट्स आपका पूरा हुआ कि नहीं, मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अब जिस दिन मांगूंगी, करीबन 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद जब भी मांगूंगी, तो मुझे नोट्स चाहिए, मुझे बिना किसी ड्रामे के नोट्स चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन में प्लांट्स के लिए है यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम। मैंने आपको बताया था बेटा, फ्लोएम जिसमें ओ लगेगा, इसका मतलब उसमें फूड ट्रैवल कराएगा ये, और फूड हमको फ्री में नहीं मिलता, हमें क्या देना पड़ता है, एनर्जी लगानी पड़ती है, ओके। हेयर एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डायग्राम चाहिए आपको। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किडनीज 2, किडनी बेटा एक पेयर में होती है ना, एक पेयर होता है, पेयर्स ऑफ किडनी है ना। यूरेटर, पेयर्स ऑफ यूरेटर है ना। यूरिनरी ब्लैडर, ये तो एक ही है। यूरेथ्रा, ये तो एक ही है ना। इसका मतलब क्या है, अगर कहीं पूछ ले कि कितने पेयर्स में है, कितने पार्ट हैं, तो आपको बताना होगा, ठीक है। एक्सक्रीशन, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है आपके, डायग्राम से आप अटैच कर सकते हैं। बेटा इसको समझा देते हैं आपको। देखो मटेरियल एक्सक्रीटेड में हमने क्या लिखा है, नाइट्रोजनस वेस्ट आपके बॉडी से निकलता है, एक्सेस ऑफ वाटर, जो आपको वाटर नहीं चाहिए वो भी निकलता है, कुछ गैशियस एक्सचेंज है, कुछ सॉल्ट्स वगैरह रहते हैं, इसमें एलिमेंट्स आ जाते हैं जैसे आपके, ठीक है। तो गैशियस एक्सचेंज में क्या है, तो आपका CO2 आपका लंग से उससे निकल जाएगा, जब आप एक्सेल कर देंगे तो चला गया, ये भी आपका वेस्ट था आपकी बॉडी का। नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया और यूरिक एसिड आपको बॉडी से निकालनी होती है, लेकिन किसके हेल्प से, यूरिन के हेल्प से निकलती है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो स्वेटिंग, यानी कि एक्सेस ऑफ वाटर, स्वेट जो आपका पसीना होता है उसके थ्रू निकल जाएगा, और कुछ वाटर जो बच जाएगा वो किस फॉर्म में निकलेगा, यूरिन फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। यही यूरिन तो है जो इसको ले जाने के लिए काम करती है, ठीक है। यहाँ मत समझ लेना कि एक्सेस ऑफ वाटर इधर स्वेटिंग में चला जाए और यूरिन में जा रहा है, लेकिन एक्चुअली यूरिन का काम क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को लेके जाना, इसलिए 2 जगह यूरिन लिखा हुआ है, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इवन कहो तो यूरिन और यूरिन लिखो ही मत, परेशान हो जाओगे। हाँ कट कर देते हैं, तुमको पता नहीं क्या बोर्ड एग्जाम में कुछ करके आ जाओ, नहीं लिखोगे इसको, ठीक है।
इसको नहीं लिखना है। ओके, फिर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक रेगुलेशन क्या होता है बेटा? कुछ नहीं, आपकी बॉडी में आयंस होते हैं कुछ, है ना, जैसे सॉल्ट्स वगैरह समझ लो, इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, और आपके वाटर, तो इनका बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। ये बैलेंस नहीं मेंटेन होगा तो आपकी बॉडी में सारा मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा। ठीक है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ये आपका टॉपिक है, समझाया हुआ है मैंने। इसके बाद बेटा चेक करने दो मुझे, मैंने आपको प्लांट्स का एक्सप्रेशन बताया है क्या? यस, आई टोल्ड यू। चलो बढ़िया, आई थॉट कैसा नहीं हुआ। आर्टिफिशियल किडनीज, इसको हीमोडायलिसिस भी कहते हैं। बेटा ये तभी तो होता है, आर्टिफिशियल किडनी की आपको जरूरत कब पड़ेगी? जब नेचुरल किडनी है तो आपको आर्टिफिशियल की क्यों जरूरत पड़ेगी? जब आपकी नेचुरल वाली फेल हो जाए ना, तभी तो जरूरत पड़ेगी। तो जब नेचुरल वाली किडनी आपकी फेल हो जाती है तो हम क्या कर सकते हैं? हम आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं। और आर्टिफिशियल किडनी का क्या मतलब होता है? देयर इज अ प्रोसेस, है ना, जिसे हम हीमोडायलिसिस कहते हैं। ओके, यहाँ पर 2 डेफिनेशन है। लास्ट वाला पॉइंट इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल 1 डेफिनेशन लिखी गई है और लगा के लिखा है इसलिए मैंने। ठीक है बेटा, ये वाला पार्ट था फोटोसिंथेसिस का, जो मैंने आपको कहा था कि आप इसे उसी के साथ अटैच कर लेंगे। देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज़ है, रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, सनलाइट, क्लोरोफिल की। देखो रॉ मटेरियल क्या होता है? जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है जिस प्रोसेस में, यानी रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? ठीक है, तो सनलाइट की जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, CO2, वाटर, ये सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसको इक्वेशन आती है उसको एकदम सीधा सादा हिसाब किताब पता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, बात ये है कि जैसे मैंने आपको बोला कि हमने दाल बनाई, हाँ, या पिज़्ज़ा खाते हो आप, पिज़्ज़े में पूरा बेस है, उसमें चीज़ है, सब कुछ पड़ा हुआ है। ओके ओके, अब मैंने आपको बोला कि ऐसा कौन सा चीज़ है, चीज़ है यहाँ पे, चीज़ मटेरियल वाला चीज़ है। ओके, ऐसी कौन सा चीज़ है जिसकी वजह से आपका पिज़्ज़ा खराब हो सकता है ना? जब आपका पिज़्ज़ा आपके पास आए तो खराब हो सकता है। ऐसा खराब हो सकता है, आपको अच्छा कैसे नहीं लगेगा? अगर बेस आपका जला दिया जाए तो आपका पिज़्ज़ा बर्बाद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर चीज़ उसमें डाली ना जाए तो वेस्ट हो गया, या थोड़ा सा बस ऐसे पूरा पेस्ट ऐसे करके पेस्ट लगा दिया जाएगा, उसमें एक्स्ट्रा ना डाला जाए, ठीक है ना, तो भी आपका पिज़्ज़ा बर्बाद, खाओगे नहीं, मज़ा नहीं आएगा। बाकी स्टफिंग जो उसमें रहती है वो भी आप बेकार कर दो तो खत्म हो गया। यहाँ से बेटा क्वेश्चन आता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को फर्क, मतलब जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फर्क पड़ता है? तो बेटा जिस चीज़ों से फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा उसी में अगर अल्टरेशन हो जाए तभी तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फर्क पड़ सकता है। अगर उसे सनलाइट की जरूरत है फोटोसिंथेसिस को, और अगर आप सनलाइट मत दीजिए तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को फर्क पड़ेगा। क्लोरोफिल, अगर क्लोरोफिल का लेवल लीफ में कम हो जाए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में फर्क पड़ेगा। CO2, अगर CO2 ना प्रेजेंट हो या कम प्रेजेंट हो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फर्क पड़ेगा। वाटर का क्वांटिटी कम हो या ना हो तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में फर्क पड़ेगा। ये क्वेश्चन आता है, तो रॉ मटेरियल से ही रिलेटेड है। अगर आपको रॉ मटेरियल्स आते हैं तो आपको फोटोसिंथेसिस भी आ जाएगा। साइट में क्या बेटा? क्लोरोप्लास्ट में होती है ये। ठीक है, ओके, इसके लिए मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। ठीक है, अभी आप इसे एज इट इज नोट करेंगे। मैंने आपको कहा है ना, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, जिसे हम स्ट्राइक क्लासेस में करेंगे। फिर इवेंट्स हैं ये कुछ, इसे आप नोट कर लेंगे, और जब हम आपको पढ़ाएंगे एक्स्ट्रा में तो इसको डिटेल कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको स्ट्राइक क्लासेस के वीडियोस मिलेंगे। और दूसरी चीज़ जो है, आपको आराम से ये नोट्स बना लेने हैं, जितना पढ़ा दिया फाउंडेशन मेंटेन रख लेनी है, ताकि जब हम इसके आगे की बात करें तो आपको समझ में आए, अदरवाइज गोला हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू सो मच क्लास। और किसी को अगर कोई चीज़ ना मिले, जैसे अभी हम आपको ना सारी वीडियोस भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है ना, जिससे कि क्या हो जाएगा, जो बच्चे एब्सेंट रहे होंगे वो बच्चे उसको रिवाइज कर सकेंगे। ठीक है, सब कुछ प्रॉपर कराया जाएगा। कोई चीज़ रह जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, मैम मुझे ये चीज़ नहीं मिली। ओके, थैंक यू क्लास।